नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम पिछली 3 वीडियो में प्लेटो पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम सेकंड पश्चिमी राजनीति विचारक अरस्तु पर चर्चा करते हैं। अरस्तु का जो जीवन काल है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। मैं इसकी जीवनी के बारे में, अरस्तु की जीवनी के बारे में आपको बता देता हूँ कि अरस्तु का जो जन्म है 384 ईसा पूर्व बेसिकली मकदूनिया के स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। मकदूनिया मेनली अफ्रीका में पड़ता है, तो मेनली देखा जाए तो अफ्रीका वाले, उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र से अरस्तु संबंधित है, वहीं पर इसका जन्म भी हुआ था। ये यूनान में प्लेटो से शिक्षा ग्रहण करने आया था। तो तब प्लेटो लोज लिख रहा था, यानी कि प्लेटो के अंतिम वर्ष में अरस्तु प्लेटो से शिक्षा ग्रहण करने आया था। इसलिए ये रिपब्लिक की तुलना में लोज से ही अधिक प्रभावित है प्लेटो से, तो लोज का इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो ये बेसिकली क्या है, आया एथेंस में आया और प्लेटो से शिक्षा ग्रहण की और शीघ्र प्लेटो का प्रिय शिष्य भी बन गया। प्लेटो की मृत्यु के बाद ये चाहता था, प्लेटो की शिक्षण संस्था अकादमी का अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन मूल रूप से यूनानी नहीं था, इसलिए इसको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसलिए वहाँ से ये एशिया माइनर चला गया। कहाँ चला गया? एशिया माइनर। एशिया माइनर कहते हैं ईरान को। किसको कहते हैं? ईरान को कहते हैं। तो ये एशिया माइनर चला गया, यानी कि ईरान चला गया। एशिया माइनर ईरान का जो शासक था उस समय का हर्नियस था। हर्नियस इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ अरस्तु से, और कहते हैं अपनी दत्तक पुत्री का विवाह भी उसने अरस्तु के साथ कर दिया। दत्तक पुत्री का विवाह भी अरस्तु के साथ कर दिया। फिर कहते हैं कि अरस्तु ने यहीं पर संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो बेसिकली कहते हैं उसने 158 या 170 देशों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर किया था, यानी कि विभिन्न देशों के बारे में उसने जानकारी यहीं पर प्राप्त की थी। लेकिन जब उसे वापस मकदूनिया से बुलावा आया सिकंदर की शिक्षा के लिए, तो वापस वो मकदूनिया लौट गया था। मकदूनिया जाकर उसने सिकंदर को शिक्षित किया। बाद में सिकंदर महान विश्व विजेता बना। जब सिकंदर महान विश्व विजेता बना तो उस समय बेसिकली यूनान पर जो प्रभाव था वो अरस्तु का था। तो अरस्तु ने वहाँ पर अपनी एक शिक्षण संस्थान भी स्थापित किया था, लीसियम। तो कहते हैं कि वास्तव में सिकंदर के समय अकादमी का प्रभाव नहीं था, प्लेटो की अकादमी का प्रभाव नहीं था। किसका प्रभाव था? बेसिकली लीसियम का प्रभाव था। लीसियम किसकी शिक्षण संस्थान था? अरस्तु का। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लेटो का शिक्षण संस्थान क्या था? अकादमी। अरस्तु का शिक्षण संस्थान क्या था? लीसियम। तो उस समय लीसियम का ही प्रभाव था, क्योंकि सिकंदर महान था, महान विश्व विजेता था, उसने यूनान को भी जीत लिया था। तो उस समय अरस्तु का ही पूरा बोलबाला था। तो लीसियम का ही पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु को भी मारने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये तो रहता ही है कि विरोधी का जो साथी रहता है उसको भी समाप्त किया जाता है। तो बेसिकली अरस्तु को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन अरस्तु उस समय भाग निकला वहाँ से। तो अरस्तु ने कथन कहा था, जो बेसिकली अनेक बार पूछा भी जाता है। तो अरस्तु ने भागते हुए कहा था, इतिहास में जो गलती हुई मैं उसे दोहराने नहीं दूंगा। इतिहास में जो गलती हुई है, कौन सी गलती हुई है? सुकरात वाली गलती हुई है, मैं उसे दोहराने नहीं दूंगा। हुई है, मैं उसे दोहराने नहीं दूंगा। तो बेसिकली ऐसा अरस्तु ने कहा था, दोहराने नहीं दूंगा। तो बेसिकली ये अरस्तु का कथन था। तो अरस्तु का एक कथन भी आपको ध्यान दे रखना है। तो बेसिकली किसने कहा, ये नेट में पूछ लिया, तो ये अरस्तु का कथन है। उसने कहा था, सुकरात को जिस प्रकार से 399 ईसा पूर्व फांसी की सजा दे दी, एक विद्वान को फांसी पर चढ़ा दिया, अब दोबारा चढ़ाने मैं नहीं दूंगा, मैं अपने आप को मरने नहीं दूंगा। इस समय फिर अरस्तु भाग गया था। अब उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसको लेकर विभिन्न तर्क है, लेकिन ये कहते हैं 322 ईसा पूर्व उसका पता नहीं चलता। तो हम उसकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व मान लेते हैं। अब मित्रों, हम आगे चलते हैं कि अरस्तु के बारे में उसके जो बाकी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखते हैं।
तो अध्ययन पद्धति क्या है, पहले तो उसकी अध्ययन पद्धति पर चर्चा करते हैं कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या है, तो उस पर चर्चा करते हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति है आगमनात्मक। कौन सी अध्ययन पद्धति है? आगमनात्मक है। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति में पहले छोटी चीज का अध्ययन किया जाता है, फिर बड़ी चीज का, यानी कि इसमें विशेष से सामान्य की ओर चला जाता है। कैसे चला जाता है? विशेष से सामान्य की ओर, यानी कि पहले विशेषज्ञता के साथ छोटी वस्तु का, फिर बाद में बड़ी वस्तु का। तो आगमनात्मक पद्धति अरस्तु अपनाता है। प्लेटो कैसी अपनाता है? निगमनात्मक। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आते हैं मित्रों, हम अरस्तु की पुस्तकों पर आते हैं। अरस्तु की पुस्तकें कौन सी है? एक फेमस पुस्तक है निकोमेचियन एथिक्स। ये उनके पिता निकामाचुस को समर्पित है। इसमें नैतिकता पर बल दिया गया है। इसमें पुरुषों को सबसे अच्छा कैसे रहना चाहिए की व्याख्या की गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु ने किस पुस्तक में कहा कि पुरुषों को कैसे अच्छा रहना चाहिए। तो ये किस पुस्तक में कहा है? निकोमेचियन एथिक्स में कहा है। तो मध्य युग ईसाई बनाम अरस्तु संघर्ष में ये अरस्तुवाद का आधार बनी। भाई मध्य युग यूरोप में जब अरस्तुवाद और ईसाईवाद में संघर्ष हो रहा था, तो ये अरस्तुवाद का आधार भी बनी, अरस्तु की नैतिकता का आधार भी बनी। तो अल्बर्ट मैग्नस कहता भी है ये अरस्तुवाद और ईसाईवाद के संश्लेषण का आधार है, यानी कि अरस्तुवाद और ईसाईवाद को जोड़ने का कार्य करती है। इसमें यूडोमोनिया अर्थात सर्वोच्च अच्छा पर बल दिया गया। तो अभी एक क्वेश्चन ये भी बनता है, यूडोमोनिया सर्वोच्च अच्छा, यानी कि सर्वोच्च अच्छा के लिए यूनानी शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? यूडोमोनिया। यूडोमोनिया का मतलब क्या है? यूनानी भाषा के शब्द का सर्वोच्च अच्छा। तो सर्वोच्च अच्छा या यूडोमोनिया की बात किस में की गई है? निकोमेचियन एथिक्स। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर यूडोमोनिया के साथ साथ इसमें आनंद व खुशी का सिद्धांत भी दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना। अब क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि अरस्तु ने आनंद व खुशी का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? निकोमेचियन एथिक्स में दिया। तो मित्रों ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप बेटर तरीके से सारी समस्याओं का निदान कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिक युग में ये निकोमेचियन एथिक्स का अनुवाद किस किस ने किया है, वो भी ध्यान रखना। सुसान डी कोलिंस, रॉबर्ट सी बार्टलेट, एरम बेरेसफोर्ड, रोवे क्रिस्टोफर, रोजर क्रिश्चे, डुर्विन टेरेंस, एच रेकहम, डोमोड पीचेस। अब ये भी थोड़ा पूछ लिया जाता है कि वास्तव में निकोमेचियन एथिक्स का अनुवाद करने वाले कौन से हैं। तो इतने सारे नाम हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना है, क्योंकि समय प्रस्तुति के अनुरूप पेपर का रूप टिपिकल होता जा रहा है। टिपिकल कुछ नहीं हो रहा, उसमें थोड़ा सा ज्ञान फालतू लेने की जरूरत है। सुसान डी कोलिंस, रॉबर्ट सी बार्टलेट ने 2011 में किया, एरम बेरेसफोर्ड ने 2010 में किया, रोवे क्रिस्टोफर ने 2002 में किया, रोजर क्रिश्चे ने 2000 में किया, डुर्विन टेरेंस ने 99 में किया, एच रेकहम ने 1926 में किया और डोमोड पीचेस ने 1911 में किया। सन चाहे आप याद करें ना करें, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखना है कि अनुवाद किस किस ने किया। इसके बाद मित्रों दूसरी किताब इनकी है जो अरस्तु की है, पोएटिक्स है। ये काव्य शास्त्र है जो नाटक से संबंधित है। इसमें रेवन और हर्मिटिया का संवाद उल्लेखित है। अब ये भी ध्यान रखना, पूछने को ये भी पूछा जा सकता है कि रेवन और हर्मिटिया का संवाद प्लेटो की किस पुस्तक में है? तो पोएटिक्स में है। इसमें त्रासदी के भाग, मिथोस, चरित्र, सोच, भाषा, संगीत, नृत्य, मेलोस, तमाशा आदि तत्वों की चर्चा की। क्योंकि काव्य है, काव्य में सारी चीज़ें चाहिए, वे घटनाएं क्या होती हैं, चरित्र कौन है, सोच क्या है, भाषा क्या है, संगीत, नृत्य, नृत्य को मेलोस भी कह दिया, तमाशा आदि की चर्चा की गई है। इस पोएटिक्स पुस्तक का अनुवाद किसने किया है वो भी ध्यान रखना। सेंट होलीवल, G.F. हेल्स, एम हीथ। इसमें एम हीथ, तो ये तीन लोग हैं, सेंट हेलीवल, G.F. हेल्स और एम हीथ। इनमें तीनों ने बेसिकली इसका अनुवाद भी किया आधुनिक युग में। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि भाई पोएटिक्स पुस्तक का आज के युग में 19वीं 20वीं 21वीं शताब्दी में कौन अनुवाद करते हैं? सेंट होलीवल, G.F. हेल्स, एम हीथ। इसमें अरस्तु ये भी लिखता है कि किसी भी लेखक को, विद्वान को शासक की प्रशंसा में, झूठी प्रशंसा में कविता नहीं लिखनी चाहिए। तो ये भी कह देता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है, कभी एग्जामों में पूछा भी है कि बेसिकली अरस्तु ये कहाँ कहता है कि शासक की झूठी प्रशंसा में कविताएं ना लिखनी चाहिए। तो पोएटिक्स किताब में कहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे मित्रों हम अगला देखते हैं
तीसरी अरस्तु की रचना है ऑन द साउल, ये 350 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसमें जीवों में जो आत्मा रहती है उस पर चर्चा की गई है। बताया गया कि आत्मा और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं, शरीर के अभाव में आत्मा का महत्व नहीं और आत्मा के अभाव में शरीर का महत्व नहीं है। इसमें 3 भाग हैं। क्या भाग हैं? 3 भाग हैं। तो इसका भी अनुवाद बहुत सारे विद्वानों ने किया है, मार्क शिपमैन, जोसोक्स, हिपोक्रेटस, वाल्टर स्टेनली, जॉन अलेक्जेंडर स्मिथ और थॉमस टेलर। तो ये भी आप अगर ध्यान रखें तो बहुत बेटर रहेगा कि मार्क शिपमैन, जोसेक्स, हिपोक्रेटस, वाल्टर स्टेनली, जॉन अलेक्जेंडर स्मिथ और थॉमस टेलर। तो ये सारी चीज़ें, और ये कम से कम नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में तो आपको ये याद करके जाना है। भाई आप थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा समझौता कर सकते हैं, फिर भी समझौता है, निश्चितता कुछ नहीं है, वहाँ भी आ सकता है। मार्क शिपमैन, जोसोक्स, हिपोक्रेटस, वाल्टर स्टेनली, जॉन अलेक्जेंडर स्मिथ और थॉमस टेलर इसका आधुनिक युग में अनुवाद करते हैं। चौथी किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, रियोट्रिक। इसमें एक तो सत्ता का विश्लेषण करता है, दूसरा जो प्लेटो की पुस्तक है गोर्गियस, उसकी बयानबाजी का विश्लेषण करता है। गोर्गियस किसकी किताब है? प्लेटो की है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी है। तो गोर्गियस की जो बयानबाजी की जो है व्याख्या, उसका विश्लेषण करता है। इसमें प्लेटो शासन के 4 रूप जो हैं, राजतंत्र की भी चर्चा करता है। प्लेटो के जो शासन के क्या क्या रूप बताए थे प्लेटो ने, तो वो लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र और राजतंत्र, ये भी ध्यान रखना है। इसमें शासन के 4 रूपों की चर्चा अरस्तु करता है। अब तो सीधे सीधे ध्यान रखना, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र और राजतंत्र, इन 4 शासन के रूपों की भी चर्चा करता है। इसमें अरस्तु सत्ता का विश्लेषण करता है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि अरस्तु ने प्लेटो की बयानबाजी की समीक्षा, गोर्गियस की बयानबाजी की समीक्षा किस पुस्तक में की? रियोट्रिक में। सत्ता का विश्लेषण किस में किया? रियोट्रिक में। इसमें कौन सी 4 शासन प्रणालियों पर चर्चा करता है? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र और राजतंत्र। ये छोटे से क्वेश्चन बनते हैं 3, तो वो ध्यान रखना है। इस पर आधारित पुस्तक क्या है? एक तो W.D. रोस ने लिखी है अर्स रियोट्रिका। तो अभी पूछेंगे W.D. रोस की किताब कौन सी है, तो ये भी बता देना। फिर जेब रिचर्ड की किताब है रियोट्रिक ऑफ अरिस्टोटल, ये भी बता देना। ये 2 किताबें भी याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आनी, लेकिन बार बार अभ्यास करेंगे तभी संभव है। अब फर्स्ट ग्रेड बनना है या आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है, तो बेसिकली उसमें मेहनत तो मित्रों करनी होगी, और हंस कर करना है, क्या है उसमें। फिर अगली किताब है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। इसमें 3 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं अरस्तु। अस्तित्व क्या है, दुनिया में किस तरीकों की चीज़ें मौजूद हैं, चीज़ें कैसे बनी रहती हैं। तो इसमें बेसिकली अस्तित्व को लेकर, मूल मुद्दों को लेकर, सृष्टि के तत्वों को लेकर चर्चा करता है। तो ये भी आप अगर ध्यान रखें तो बेटर होगा। इसके बाद उनकी जो किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस है, कहते हैं इसमें विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करता है। जैसे मैंने जीवनी में बताया 158 या 170 देशों के संविधानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करता है, लेकिन इसमें एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था का भी व्यापक चर्चा की गई है। मेन नाम ही यही है, एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, तो एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है। फिर अगली पुस्तक है द ऑर्गन्स, इसमें जीवों का वर्गीकरण किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो अरस्तु की किताब है वो है पॉलिटिक्स, श्रेष्ठ रचना राजनीति विज्ञान की दृष्टि से, तो वह है पॉलिटिक्स। इसे बारकर मैग्नम ओपस यानी कि श्रेष्ठ रचना, श्रेष्ठ रचना के लिए क्या शब्द प्रयोग करता है बारकर? मैग्नम ओपस। ये भी मित्रों ध्यान रखना है, इसमें बहुत बार आया है कि अरस्तु की श्रेष्ठ रचना पॉलिटिक्स है। इसे बारकर क्या नाम देता है श्रेष्ठ रचना के रूप में? नाम मैग्नम ओपस। इसमें 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। कौन से भाग किस विषय से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। पहला जो भाग है वो दास प्रथा व राज्य की प्रकृति से संबंधित है। देखो, दास प्रथा व राज्य की प्रकृति से संबंधित है। दूसरे भाग में प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार किया गया, प्लेटो के आदर्श राज्य पर भाग किया गया। तीसरे भाग में नागरिकता पर चर्चा है, तो नागरिकता पर चर्चा है। तो चौथे भाग में संविधानों का वर्गीकरण है, तो चौथे भागों में संविधानों का वर्गीकरण है। 5वें भाग में क्रांति के कारणों पर चर्चा है, तो क्रांति के कारणों पर चर्चा है 5वें भाग में। 6ठे भाग में संवैधानिक तंत्र और धनिक तंत्र पर चर्चा करता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि वैसे 7वें भाग में, तो 6ठा भाग इसमें नहीं, तो इसमें मैं 6ठा भाग बता देता हूँ। 6ठे भाग में बेसिकली ये 7वां है। 6ठे भाग में वो वर्ग तंत्र और धनिक तंत्र की चर्चा करता है। वर्ग तंत्र
और लोकतंत्र की चर्चा करता है। ये मित्रों ध्यान रखना है। छठा भाग किससे संबंधित है? वर्गतंत्र और लोकतंत्र से। थोड़ा पीपीटी से नहीं यहाँ देखना है मेरी तरफ कि छठे भाग में वर्गतंत्र और लोकतंत्र पर चर्चा करता है। तो छठा भाग यहाँ पर ये अंकित भी कर लेना, क्योंकि पीपीटी तो जैसे जैसे हो जाता है छोटा मोटा, तो वो ध्यान रखना। छठा भाग में क्या है? वर्गतंत्र लोकतंत्र है। सातवें भाग में संवैधानिक तंत्र, आदर्श राज्य पर चर्चा और क्रांति को रोकने के उपाय। ये भाग कौन सा है? सातवां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। छठे भाग में किस पर चर्चा है? दोबारा से सुन लेना। पांचवें में तो क्या है? क्रांति के कारण है। छठे में है वर्गतंत्र लोकतंत्र है। वर्गतंत्र और लोकतंत्र शासन प्रणाली पर चर्चा करता है। सातवें भाग में संवैधानिक तंत्र, आदर्श राज्य पर चर्चा करता है और क्रांति को रोकने के उपाय बताता है। कौन सा भाग है ये? 7 नंबर। ये मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 8वें भाग में शिक्षा संबंधी पर चर्चा करता है, शिक्षा के बारे में। यहाँ मध्यम शिक्षा पद्धति बताता है, 21 वर्ष तक की कहता है शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब मित्रों ये सारा पढ़ने के बाद हम आते हैं अरस्तु के विचारों पर। तो अरस्तु के पहले भाग में कौन सा विचार दे रखा है? दास प्रथा संबंधी विचार। तो दास प्रथा संबंधी विचार को ध्यान से सुनना है और सुनकर ढंग से याद करना है। बहुत इजी है, मैंने टेबल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान रखना है। भाग 1 में दास प्रथा संबंधी अपने विचार प्रस्तुत करता है। पहला, दास की परिभाषा क्या देता है? दास की परिभाषा जानने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं। जहां कहते हैं प्लेटो दास प्रथा के प्रति मौन रहा था, वहीं अरस्तु स्पष्ट रूप से दास प्रथा का समर्थन करता है। अरस्तु दास प्रथा का क्या करता है? समर्थन करता है और इसकी परिभाषाएं भी देता है। 3 परिभाषाएं देता है। पहला कहता है जो बुद्धि से शून्य हैं वो दास हैं। क्या कहता है? जो बुद्धि से शून्य हैं वो क्या हैं? दास हैं। जिनमें बुद्धि नहीं है तो वो क्या है? दास है। दूसरी बात वो कहता है जो स्वयं का नहीं दूसरों का है। जो स्वयं का नहीं दूसरों का है, स्वयं का नहीं दूसरों का है, दास है। वो क्या है? दास है। तीसरी बात जो कहता है तो वो भी ध्यान रखना है, कहता है दास परिवार की सजीव संपत्ति है। दास क्या है? परिवार की सजीव संपत्ति है। तो ये 3 परिभाषाएं देता है। परिवार की क्या है? सजीव संपत्ति। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये परिभाषाएं भी पूछ लेगा कि अरस्तु ने कौन सी परिभाषा दी है। दास क्या है? पहला जो बुद्धि से शून्य, जिसमें दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। दूसरा जो स्वयं का नहीं दूसरों का है, दूसरों का अधीन कार्य करता है, वो भी दास है। फिर कहता है दास परिवार की सजीव संपत्ति है, जैसे गाय भैंस को बेचा जा सकता है ऐसे दास को भी। तो ये 3 परिभाषाएं अरस्तु देने की कोशिश करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों। उसके बाद हम आते हैं तो दास की ये परिभाषा जो मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई। पहली परिभाषा क्या? दास क्या है? जो बुद्धि से शून्य है। दूसरी परिभाषा क्या? जो स्वयं का नहीं दूसरों का है, वो दास है। तीसरी परिभाषा क्या? दास परिवार की सजीव संपत्ति है। तो इस प्रकार से 3 परिभाषा दे देता है। फिर दास प्रथा के पक्ष में तर्क देता है। अब तर्क क्या क्या देता है वो भी आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु दास प्रथा के पक्ष में क्या क्या तर्क देता है। दास प्रथा के पक्ष में तर्क क्या देता है वो ध्यान रखना है। पहला कहता है दासता प्राकृतिक है। क्या है? दासता प्राकृतिक है। अब इसको थोड़ा सा सुनना है। दासता प्राकृतिक कैसे है? कहता है प्रकृति ने मनुष्य को 2 प्रकार का बनाया है। पहला हष्टपुष्ट व्यक्ति, भाई जो मजबूत व्यक्ति है। दूसरा कमजोर व्यक्ति, दुबला पतला व्यक्ति। कहता है हष्टपुष्ट व्यक्ति तो दास बनने के लिए है और कमजोर व्यक्ति स्वामी बनने के लिए है। तो कहता है देखो ये बेसिकली है ही ऐसा। फिर कहता है दास प्रथा दास के लिए भी उपयोगी है। दास प्रथा दास के लिए भी उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? दास के लिए। क्यों उपयोगी है? कहता है दास के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि यदि दास जो कम बुद्धि वाला है, बुद्धि से शून्य है, यदि वो बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ रहेगा तो उसमें भी बुद्धि का कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा उसको भी कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होगा। फिर कहता है ये स्वामी के लिए भी उपयोगी है। स्वामी के लिए कैसे उपयोगी है? कहता है स्वामी को जब दास मिलेंगे तो वो अपने दैनिक कार्यों से मुक्त होगा। छोटे मोटे जो कार्य हैं, भोजन बनाना, अपना कपड़े साफ करना, तो ये काम दास कर देगा। तो बेसिकली स्वामी को फिर पढ़ने के लिए, अपने दिमाग के विकास के लिए अधिक समय मिल जाएगा। अवकाश का मतलब है दैनिक कार्यों से मुक्ति, समय मिलना। तो कहते हैं स्वामी को इससे अधिक समय भी मिल पाएगा। फिर बेसिकली कहता है समाज के लिए भी उपयोगी है। कहता है समाज के लिए उपयोगी क्यों है?
कहता है समाज के लिए उपयोगी इसलिए है क्योंकि इससे स्वामी को अवकाश मिलेगा। जब स्वामी को अवकाश मिलेगा तो स्वामी समाज के लिए ढंग से काम कर पाएगा, अंततः समाज का विकास होगा। तो ये बेसिकली कहता है। फिर कहता है दास प्रथा विवेक सिद्धांत के अनुकूल भी है। कहता है विवेक सिद्धांत के अनुकूल कैसे है? कहता है कि वास्तव में विवेक का सिद्धांत कहता है कि अधिक महत्वपूर्ण वस्तु का कम महत्वपूर्ण वस्तु पर नियंत्रण होना चाहिए। तो कहता है यहाँ अधिक महत्वपूर्ण क्या है? स्वामी है। कम महत्वपूर्ण क्या है? दास है। तो वास्तव में स्वामी का दास पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण। फिर कहता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी दास प्रथा महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्यों बताता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इसलिए अरस्तु बेसिकली बताता है क्योंकि उस समय प्राचीन काल में यूनान की अर्थव्यवस्था दासों के व्यापार पर ही निर्भर थी। वो अफ्रीका से व्यक्तियों को पकड़ के लाते थे, उन्हें दास बनाते थे और पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं सप्लाई करने का कार्य करते थे। तो इसलिए कहता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी दास प्रथा महत्वपूर्ण है। फिर बेसिकली अगला कहता है सैनिकों में वीरता की भावना के लिए भी दास प्रथा महत्वपूर्ण है। सैनिकों में वीरता की भावना के लिए दास प्रथा को इसलिए महत्वपूर्ण मानता है, कहता है युद्ध में लोग दास बनने के भय से वीरता पूर्वक लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन दास बनना पसंद नहीं करेंगे। फिर साथ में ये भी कह देता है यूनानी कभी दास नहीं हो सकते। कहता है यूनानियों में तो बुद्धि होती है। तो ये अहंकार भरा जो भी तत्व है तो वो सारे तर्क दे देता है। तो ये तर्क आपको ध्यान में रहने भी चाहिए। अगला क्या दास प्रथा के बारे में और अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु दासों के संरक्षण के बारे में भी कुछ नियम बताता है। दासों के संरक्षण व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करता है। क्या क्या वो चर्चा करता है वो भी ध्यान रखना। संरक्षण के बारे में नियम, भाई अब दासों का भी कुछ पक्ष लेता है, मानवता के नाते मानो कैसे भी, तो वो भी बातें करता है। तो वो क्यों बातें करता है तो वो आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या बातें करता है? पहला कहना चाहता है अरस्तु कहता है कि स्वामी को दास के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। स्वामी को दास के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। दास के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? पुत्रवत। पुत्र जैसा व्यवहार करे, उसका ज्यादा शोषण ना करे, उसको बिल्कुल पुत्र की तरह रखे, खाने पीने का ध्यान रखे। फिर कहता है दास प्रथा कोई वंशानुगत नहीं है। दास प्रथा वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। अगर दास का बेटा बुद्धिजीवी है, उसमें बुद्धि है, तो बिल्कुल उसे मुक्त कर देना चाहिए। तीसरा बात कहता है यदि दास के अंदर बुद्धि आ जाए, दास में धीरे धीरे अपनी बुद्धि का क्षमता का विकास कर ले और बुद्धि आ जाए उसमें, तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। तो बेसिकली दासों के संरक्षण के बारे में भी अरस्तु चर्चा करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि वो संरक्षण के बाद वो आलोचना कौन कौन करते हैं दास प्रथा संबंधी विचारों की, तो हम ये भी देखते हैं। वास्तव में अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों की आलोचना अनेक रूपों में की जाती है। पहला तो लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, फिर समानता के विरोधी हैं, न्याय के भी विरोधी हैं। तो आज लोकतांत्रिक अवधारणा के संदर्भ में देखें तो आलोचना ही आलोचना है। बारकर तो साफ कहता है कि अरस्तु की ये विचार, दास प्रथा संबंधी विचार त्यागने योग्य हैं, किसी भी रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है। लेकिन महत्व क्या है? महत्व यह है कि इसका कि अरस्तु इसको कहीं ना कहीं श्रम विभाजन के लिए महत्वपूर्ण मानता है। दास प्रथा को इसके माध्यम से श्रम विभाजन के नियम की बात इनडायरेक्टली कर देता है। श्रम विभाजन का नियम कहता है कि अधिक महत्वपूर्ण वस्तु जो होती है, अधिक महत्वपूर्ण कार्य महत्वपूर्ण लोगों को दिया जाए, बुद्धिजीवी लोगों को दिया जाए, और जो कम महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सामान्य लोगों को दिए जाए। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से अरस्तु यही बात कहना चाह रहा है। आज भी लोक प्रशासन में या सिंपल लोक प्रशासन में संगठन का जो एक प्रमुख नियम श्रम विभाजन माना जाता है, जिस पर बल भी देते हैं लूथर, गुलेक, उर्विक, मैक्स वेबर जैसे विद्वान, जिन्हें लोक प्रशासन में शास्त्रीय विचारक की संज्ञा दी जाती है। तो मित्रों ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये भाई श्रम विभाजन के नियम की बात करता है, तो आज भी ये लूथर, गुलेक, उर्विक जैसे विद्वान हैं, मैक्स वेबर जैसे विद्वान हैं, जो श्रम विभाजन को संगठन का प्रमुख आधार मानते हैं। तो इस प्रकार मित्रों आपने दास प्रथा संबंधी विचार देखे तो आपको समझ आए होंगे, लेकिन आप बार बार थोड़ा देखने की कोशिश करना तो पूरा समझ आएंगे। तो भाई भाग 1 में देता है, 3 परिभाषाएं बताता
है, परिभाषाएं क्या बताता है कि बुद्धि से शून्य है, जो दास है, जो स्वयं का नहीं दूसरों का है दास है। तीसरा कहता है परिवार की सजीव संपत्ति है दास, जैसे गाय भैंस सजीव संपत्ति है ऐसे दास भी है। फिर पक्ष में तर्क देता है, पक्ष में क्या क्या तर्क देता है। पहला कहता है दासता प्राकृतिक है, क्योंकि जो हष्टपुष्ट व्यक्ति हैं वो दास बनने के लिए हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं वो स्वामी बनने के लिए हैं। फिर कहता है दास प्रथा दास के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कहता है कि वास्तव में इससे दास के अंदर बुद्धि आ सकती है, जो बुद्धिजीवी स्वामी के साथ रहेगा। फिर कहता है स्वामी के लिए भी लाभप्रद है। स्वामी के लिए क्यों लाभप्रद है? उसको अवकाश मिलेगा, दैनिक कार्यों से मुक्ति मिलेगी, दास उसके छोटे मोटे काम कर देगा, तो ज़्यादा पढ़ पाएगा, अपना विकास कर पाएगा। फिर बेसिकली तो कहता है समाज के लिए उपयोगी है। समाज के लिए उपयोगी क्यों है? कहता है दास प्रथा से स्वामी को अवकाश मिलेगा और स्वामी समाज के विकास के लिए कार्य कर पाएगा। फिर कहता है ये बेसिकली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि उस समय यूनान की अर्थव्यवस्था दासों के व्यापार पर निर्भर थी। फिर कहता है सैनिकों की वीरता के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर लास्ट में ये भी कहता है यूनानी कभी दास नहीं हो सकते। इसकी इस बारे में आलोचना भी की जाती है। ये अहंकार भरा है, ये जो सेंटेंस है कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते, अहंकार भरा है, तार्किक नहीं लगता। फिर अरस्तु दासों के संरक्षण के बारे में भी चर्चा करता है, भाई उनकी रक्षा भी कुछ हो। पहला कहता है स्वामी को पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। फिर कहता है ये वंशानुगत नहीं है, अगर दास का बेटा बुद्धिजीवी हो तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। फिर ये भी कहता है अगर दास में बुद्धि आ जाए, वो धीरे धीरे उसमें क्षमता आ जाए तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। महत्व क्या है? महत्व मैंने बताया कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अरस्तु श्रम विभाजन कोई नियम को लागू करने की कोशिश करता है, और श्रम विभाजन को आज भी संगठन का प्रमुख नियम माना जाता है। और लूथर, गुलिक, उर्विक, मैक्स वेबर जैसे विद्वान इस पर बल भी देते हैं। अब आगे मित्रों हम देखते हैं अगले विचार जो हैं वो भी देखते हैं, नागरिकता संबंधी विचार, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। मित्रों इस टेबल से ही समझने की कोशिश करना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे देखना, पहले कोई पुस्तक भी पढ़ लो, उसके बाद फिर वीडियो भी देख लो, या वीडियो देखकर पुस्तक पढ़ो और फिर वीडियो देखो। तो ये आपकी शैली भी होनी चाहिए। आप लगातार वीडियो ना देखते जाएं, बस उससे फिर विकास नहीं होता। नागरिकता संबंधी विचार कौन से भाग में देता है? पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में देता है। आधार नहीं मानता। सबसे पहले अरस्तु स्टार्ट यहाँ से करता है कि नागरिकता का आधार नहीं हो सकता। क्या क्या आधार नहीं हो सकता? वो जन्म कहता है, जन्म अधिक आधार नहीं हो सकता, जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कहता है जन्म तो विदेशियों का भी हो जाता है। फिर कहता है कि जन्म के बाद निवास भी नागरिकता का आधार नहीं होना चाहिए। कहता है निवास भी विदेशी करते हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर कहता है व्यापार, कहता है व्यापार भी नहीं होना चाहिए, व्यापार भी विदेशी करते हैं। फिर कहता है अभियोग, अभियोग का मतलब होता है मुकदमा चलाना, कहता है मुकदमा चलाने का अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त होता है। तो इसलिए कहता है ये तो आधार नहीं हो सकते नागरिकता के। स्टार्ट यहाँ से करता है, कहता है जन्म, निवास, व्यापार, अभियोग ये नागरिकता के आधार नहीं हो सकते, इसके आधार पर नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि आज अनेक देशों में जन्म निवास को आधार माना जाता है, लेकिन अरस्तु मना कर देता है। अरस्तु नागरिकता का आधार क्या बताता है? अरस्तु कहता है नागरिक उनको बनाना चाहिए जो विधायी व न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करें, यानी कि जो विधायिका में भाग लें, कानून निर्माण का कार्य करें, न्याय का काम करें, जन सेवा का काम करें, उनको नागरिक बनाना चाहिए। कहता है जो विधायी व न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करें उनको क्या बनाना चाहिए? नागरिक। अब विधायी और न्यायिक सक्रिय कार्य में भागीदारी कौन करेगा? कहता है जिसके पास अवकाश हो, जो दैनिक कार्यों से मुक्त हो, रोटी कपड़ा मकान के झंझट से परे हो, यानी कि उसको रोटी कपड़ा मकान की टेंशन ना हो, उसके अपने आप सारी चीजें पूर्ति हो जाए, तो बेसिकली वही न्यायिक और विधायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करेगा। कहता है अवकाश किसके पास होगा? दैनिक कार्यों से मुक्त कौन होगा? जिसके पास संपत्ति और दास हो। भाई सिंपल सी बात है, वही बिना मतलब घूमेगा, वही विधायक न्यायिक कार्य करेगा। गांव में भी देखा होगा आपने, नेतागिरी कौन करता है? जो ज्यादा अमीर होता है। तो बेसिकली जिसके पास कहता है दास और संपत्ति हो, उसी को वास्तव में नागरिक बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो दास व संपत्ति को नागरिकता का आधार मान लेता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है अरस्तु नागरिकता का आधार किसको मानता है? तो वास्तव तो यही है कि दास और संपत्ति को मान लेता है। फिर अरस्तु आगे कहता है निम्न को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए, चाहे इनके पास दास संपत्ति भी हो। बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धों को
और सूदखोर को, वृद्ध भी हैं और सूदखोर भी हैं और दास भी हैं। वृद्ध को भी देने की मना करता है, वृद्ध की भी कहता है नहीं मिलना चाहिए। देखो बूढ़े व्यक्तियों को भी मना कर देता है, बच्चों को भी मना कर देता है, महिलाओं को भी मना कर देता है, सूदखोर को भी मना कर देता है, दास को भी मना कर देता है। सूदखोर होता है जो ब्याज लेकर पैसा देता है, ब्याज लेने का काम करता है, तो उसका मना कर देता है। अब आलोचना करें, आलोचना तो यही है कि ये जन्म निवास को नागरिकता का आधार नहीं मानता, आज अनेक देशों में जन्म निवास को आधार माना गया है। फिर ये दास और संपत्ति को मानता है, तो वास्तव में संकीर्ण नागरिकता है, तो वृद्ध को भी नहीं देता, महिलाओं को भी नहीं देता, जबकि आज वृद्ध और महिलाएं भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार संकीर्ण हैं। लेकिन इनका महत्व क्या है मित्रों, मैं महत्व भी बता देता हूं कि वास्तव में नागरिकता संबंधी विचारों का महत्व यह है कि ये सक्रियता की बात करता है, नागरिक सक्रियता की, यानी कि नागरिक वही है जो सक्रिय भागीदारी करेगा राजनीति में। साफ कहता है विधायी व न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी। तो आज भी अनेक देशों में सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है। नागरिक समाज जैसी अवधारणाओं को लागू करने की बात की जाता है। सिविल सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी किससे मिलकर बनती है? जो कहते हैं जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज के लिए समर्पित रहता है, वो नागरिक समाज का निर्माण करता है। तो आज नागरिक समाज जैसी अवधारणाएं चलती हैं। अनेक देशों में अनिवार्य मतदान व्यवस्था भी है, ऑस्ट्रेलिया हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, तो वास्तव में वो सारे कहीं ना कहीं सक्रिय नागरिकता की बात भी करते हैं। तो वास्तव में अरस्तु भी सक्रिय नागरिकता की बात करता है। तो वास्तव में आज भी कहते हैं हम अनिवार्य मतदान होना चाहिए, नागरिक समाज की अवधारणा लागू होनी चाहिए, सब वो अरस्तु के अनुकूल ही हैं। तो ये बातें सारी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अब नागरिकता के बाद मित्रों हम अगले विचार पढ़ते हैं, अरस्तु के संविधान व संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार। इसमें मित्रों में धीरे धीरे थोड़ा बताना है इसमें, क्योंकि जो भी बातें हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है भाई इसमें क्या क्या विचार हैं। तो अब आते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखते हैं इसने कौन से भाग में दिए संविधान व संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार। संविधान व संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार कौन से भाग में देता है? भाग 4 में। संविधान पर चर्चा ही भाग 4 में करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स के भाग 4 में ये चर्चा करता है। कौन से भाग में करता है? 4 में। फिर मित्रों आपको ध्यान रखना है इसके बाद कि बेसिकली अरस्तु संविधान की परिभाषा क्या देता है। अरस्तु कहता है संविधान राज्य और उसके अंगों का संगठन है। संविधान राज्य और उसके अंगों का संगठन है, राज्य और उसके अंगों का संगठन है, और उसके अंगों का संगठन है। अंगों का क्या है? संगठन है, जिसमें उनके शक्ति संबंधी को परिभाषित किया गया है। अंगों का संगठन है जिसमें अंगों के शक्ति संबंधों को परिभाषित किया गया है। अंगों के शक्ति संबंधों को परिभाषित किया गया है। शक्ति संबंधों को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, परिभाषित किया गया है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, तो मित्रों आपको ध्यान में रखनी है। क्या है राज्य? संविधान क्या कहता है? राज्य और उसके अंगों का संगठन है जिसमें अंगों के शक्ति संबंधों को परिभाषित किया गया है। तो ये संविधान की परिभाषा देता है। फिर आगे कहता है संविधान का महत्व क्या है। कहता है संविधान से हमें ये पता चलता है शासन का स्वरूप कैसा है, अंतिम शक्ति कैसी है, कौन सा अंग शक्तिशाली है। तो अंगों के शक्ति संबंधों के बारे में भी जानकारी हमें संविधान से मिलती है। अंतिम शक्ति का स्रोत है, इसकी जानकारी भी हमें संविधान से मिलती है। फिर कहता है कि वास्तव में शासन का स्वरूप कैसा है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, ये जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। आगे मित्रों ध्यान रखते हैं कि वास्तव में संविधानों का वर्गीकरण कैसे करता है। तो संविधानों का वर्गीकरण जो अरस्तु है वो संख्या और हित के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? संख्या के आधार पर और हित के आधार पर। अब देखिए मित्रों, अब इसको थोड़ा ध्यान से ध्यान रखना है, संख्या और हित का। तो इसमें आप परेशान नहीं होना है। संख्या और हित, हित में लेता है सामान्य हित और स्वहित। सामान्य हित मतलब है जनहित और स्वहित का मतलब है स्वार्थ में। संख्या, जब कहता है शासक की संख्या 1 हो, शासक कितने हो? 1। जब वो जनहित में शासन करेंगे, सामान्य हित में शासन करेंगे, तो वो शासन प्रणाली कहलाएगी राजतंत्र। क्या कहलाएगी?
राजतंत्र, मोनार्की क्या कहलाएगी, अंग्रेजी में कहेंगे मोनार्की, हिंदी में कहेंगे राजतंत्र। अब बेटा अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी पता रहनी चाहिए, कई बार रोमन लिपि में क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। जब वो स्वहित में शासन करेगा तो कहलाएगा निरंकुश तंत्र। क्या कहलाएगा, निरंकुश तंत्र या टायरनी। क्या कहलाएगा, टायरनी। ये आपको ध्यान रखना है। जब कहता है संख्या कुछ हो, जब शासकों की संख्या क्या हो, कुछ, अगर वो सामान्य हित में शासन करेंगे तो कहलाएगा कुलीन तंत्र। क्या कहलाएगा, कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। और यदि वो स्वहित में शासन करें, कुछ व्यक्ति शासक हों, तो कहलाएगा वर्ग तंत्र। वर्ग तंत्र, धनिक तंत्र। अब इसके कई नाम है, डरना नहीं है। हिंदी के में तो कई नाम हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम है, ओलिगार्की। क्या नाम है, ओलिगार्की। अब मित्रों ये अंग्रेजी भी ध्यान रखनी है, थोड़ा मैं रोमन लिपि में लिख रहा हूं, लेकिन आपको पूरा क्लियर होना चाहिए भाई ये चीजें ऐसी हैं। अब एक व्यक्ति सामान्य, जब एक व्यक्ति शासक होता है, सामान्य हित में शासन करता है तो राजतंत्र, स्वहित में शासन करता है तो निरंकुश तंत्र। जब कुछ व्यक्ति शासक होंगे, जब सामान्य हित में शासन करेंगे तो कुलीन तंत्र, और जब स्वहित में शासन करेंगे तो क्या होगा, वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ओलिगार्की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं बीच में लकीर भी खींच देता हूं। लो भाई, अब क्या है, अगला ध्यान रखते हैं। अगला, शासकों की संख्या जब अनेक हो, क्या हो, अनेक, तब वो सामान्य हित में शासन करें तो उसे कहते हैं संवैधानिक तंत्र। क्या कहते हैं, संवैधानिक तंत्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटी। यही अरस्तु का आदर्श राज्य है। अब कोई पूछे अरस्तु का आदर्श राज्य, श्रेष्ठ राज्य कौन सा है, यही संवैधानिक तंत्र है। फिर अगर वो स्वहित में शासन करें तो लोकतंत्र। इसका मतलब अरस्तु लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानता, कहता है स्वार्थ पर आधारित है, वो संवैधानिक तंत्र को श्रेष्ठ मानता है। तो ये तो सारणी आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं, इसमें तो क्या बताना, ये तो सब जानते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। तो वास्तव में अरस्तु इस प्रकार से संविधानों का वर्गीकरण कर देता है संख्या और हित के आधार पर, और इसमें 3 श्रेष्ठ शासन प्रणालियां ये बताता है, 3 निकृष्ट शासन प्रणालियां ये बताता है। सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली संवैधानिक तंत्र को मानता है, जो उसका आदर्श राज्य है। तो मित्रों ये सारणी आपको ध्यान से देखना है, बार बार समझना है। तो ये जब याद हो जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आनी है। अब आगे देखते हैं कि बेसिकली उसकी विशेषताएं क्या है, वर्गीकरण की विशेषताएं। अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, वर्गीकरण की विशेषताएं। तो मित्रों ध्यान से थोड़ा सा सुनना है तो आपको परेशानी नहीं होगी। पहला तो आप सारणी से देख सकते हैं किसके आधार पर वर्गीकरण है, संख्या और हित के आधार पर वर्गीकरण है। संख्या और हित के आधार पर वर्गीकरण है। दूसरी विशेषता क्या है, इसमें 3 श्रेष्ठ शासन प्रणालियां हैं। 3 श्रेष्ठ शासन प्रणालियां कौन सी हैं, श्रेष्ठ शासन प्रणालियां हैं कौन कौन सी हैं, वो भी आप सोच के बताओ। अभी मैंने सारणी में बताया, पहला राजतंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर संवैधानिक तंत्र। कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र, ये 3 तो श्रेष्ठ शासन प्रणालियां हैं, और 3 निकृष्ट शासन प्रणालियां हैं। और 3 क्या हैं, निकृष्ट शासन प्रणालियां हैं। 3 निकृष्ट शासन प्रणालियां हैं। 3 निकृष्ट शासन प्रणालियां कौन सी हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो 3 हैं कौन कौन सी, निरंकुश तंत्र, वर्ग तंत्र और लोकतंत्र। इनको निकृष्ट मानता है, कहता है ये 3 निकृष्ट शासन प्रणालियां हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरी विशेषता क्या कहता है, सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, यानी कि सबसे आदर्श कौन सी है। सबसे श्रेष्ठ या आदर्श शासन प्रणाली कौन सी है, आदर्श कौन सा है, वो है पॉलिटी, संवैधानिक तंत्र है। क्या है, संवैधानिक तंत्र। संवैधानिक तंत्र को कहता है सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। कैसी है, सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली है संवैधानिक तंत्र। पॉलिटी को सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली बताता है।
तो मैंने आपकी 3 विशेषताएं बताई। पहला संख्या हित के आधार पर है। फिर इसमें 3 श्रेष्ठ शासन प्रणालियां कौन सी हैं? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र। 3 निकृष्ट शासन प्रणालियां कौन सी हैं? निरंकुश तंत्र, वर्ग तंत्र और लोकतंत्र। सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली किसको मानता है? संवैधानिक तंत्र पॉलिटी को मानता है, और इस पॉलिटी की विशेषताएं भी बताता है। इसमें विधि का शासन होना चाहिए, मध्यम वर्ग का शासन होना चाहिए। किसका शासन होना चाहिए? विधि का शासन होना चाहिए, मध्यम वर्ग का शासन होना चाहिए। इन विशेषताओं पर हम आदर्श राज्य में इसकी चर्चा भी करेंगे। अगली वीडियो में इस पर व्यापक चर्चा करेंगे, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, इसकी एक विशेषता और है, वो मैं आपको और बताना चाहता हूं। तो अपने संविधानों की वर्गीकरण की एक विशेषता, चौथी जो विशेषता बताता है, कहता है संविधानों में चक्रीय परिवर्तन पाया जाता है। संविधानों में चक्रीय परिवर्तन पाया जाता है। कैसा परिवर्तन पाया जाता है? चक्रीय परिवर्तन। तो ये चक्रीय परिवर्तन क्या है वो भी आपको समझना होगा। कहता है कि मान लीजिए पहले राजतंत्र है, राजतंत्र में अगर कोई क्रांति होती है, परिवर्तन होता है, तो निरंकुश तंत्र में बदलेगा। जैसे ये राजतंत्र है, कहता है राजतंत्र किस में बदलेगा? अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो कहता है ये निरंकुश तंत्र में बदलेगा। तो ये निरंकुश तंत्र में परिवर्तित होगा। किसमें बदलेगा? निरंकुश तंत्र में। कहते हैं निरंकुश तंत्र में कोई समस्या आती है तो ये कुलीन तंत्र में बदलेगा। किसमें बदलेगा? कुलीन तंत्र में। आप कंटिन्यूटी में देखो, वही सारणी वाली बात करता है। तो फिर कहता है कुलीन तंत्र में कोई समस्या आती है तो ये वर्ग तंत्र में बदलेगा। फिर आगे कहता है अगर वर्ग तंत्र में भी कोई समस्या आती है तो ये किसमें बदलेगा? संवैधानिक तंत्र में बदलेगा। किसमें बदलेगा? संवैधानिक तंत्र में बदलेगा। फिर कहता है संवैधानिक तंत्र में भी कोई समस्या आती है तो ये लोकतंत्र में बदलेगा। और फिर कहता है लोकतंत्र में भी कोई समस्या आती है तो ये किसमें बदलेगा? राजतंत्र में बदलेगा। तो कहता है इस प्रकार से चक्रीय परिवर्तन चलता रहेगा। तो ये चक्रीय परिवर्तन की बात भी कहता है। क्या कहता है? राजतंत्र में क्रांति होती है, परिवर्तन आता है तो ये निरंकुश तंत्र में बदलता है। जब निरंकुश तंत्र में कोई क्रांति होती है, परिवर्तन आता है तो ये कुलीन तंत्र में बदलता है। जब कुलीन तंत्र में कोई परिवर्तन, क्रांति आती है तो ये वर्ग तंत्र में बदलेगा। जब वर्ग तंत्र में कोई क्रांति आएगी तो ये संवैधानिक तंत्र में बदलेगा। जब संवैधानिक तंत्र में कोई क्रांति परिवर्तन आएगा तो ये लोकतंत्र में बदलेगा। और जब लोकतंत्र में क्रांति परिवर्तन आएगी तो ये राजतंत्र में बदलेगा। तो इस प्रकार से चक्रीय परिवर्तन की बात कर देता है। अब हम मित्रों इसकी आलोचना हम कर सकते हैं। आलोचना तो हम तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आलोचना का टॉपिक भी है तो आलोचनाएं सुन लीजिए। इसकी आलोचनाएं क्या है? पहला तो केवल क्या है, संविधानों का वर्गीकरण ना होकर ये सरकारों का वर्गीकरण है। देखो संविधान तो ये होता है एकात्मक, संघात्मक। अब संख्या हित वाला तो ये तो सरकार का वर्गीकरण है। राजतंत्र, लोकतंत्र, ये तो शासन के स्वरूप, सरकार के रूप हैं। तो संविधान तो ये होता है एकात्मक, संघात्मक, लिखित, अलिखित, वो बातें तो है नहीं इसमें। पहली आलोचना तो यही होती है। दूसरी आलोचना ये होती है कि केवल संख्या और हित के आधार पर है। तीसरी आलोचना ये होती है लोकतंत्र को ये निकृष्ट शासन प्रणाली कहता है। फिर चौथी आलोचना आप ये कर सकते हैं चक्रीय परिवर्तन वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं, जो मैंने अभी गोला बनाकर आपको बताया कि भाई राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदलेगा, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये आलोचना है। महत्व क्या है? महत्व यह है कि अरस्तु ने पहली बार संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उसके बाद ही तुलनात्मक राजनीति में बहुत सारे संविधानों के वर्गीकरण आए। उसके बाद ही फिर संविधानों का वर्गीकरण कहीं ना कहीं जीन प्लोंडले जैसे विद्वानों ने किया, और बहुत सारे अनेक विद्वानों ने संविधानों का वर्गीकरण किया। तो वास्तव में उसने संविधानों का वर्गीकरण करने वाला प्रथम वैज्ञानिक विचारक था। तो इसलिए मैक्सी उसको प्रथम राजनीति वैज्ञानिक विचारक भी कहता है। तो ये इसका महत्व भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार मित्रों हमने आज अरस्तु के विचार पढ़े, दास प्रथा संबंधी विचार, नागरिकता संबंधी विचार, संविधान व संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार। अब हम अगली वीडियो में बाकी के विचार पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपसे यहीं पर विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।